नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक विभाजन पार्ट 2 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पार्ट 2 का बात करेंगे। जैसे गंगा यमुना जो कि भावर और तराई क्षेत्र हो गया था, ये तीसरा है गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदानी क्षेत्र है, इसको 3 उपभाग में विभाजित किया गया है। जैसे ये फिगर है, ये उत्तर प्रदेश का फिगर है। इसको जो गंगा यमुना का जो ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से ऐसे आपका यमुना नदी देख रहे हैं ना, विस्तृत मैदानी, इसको 3 उपभागों में विभाजित किया। एक गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ये देख रहे हैं, गंगा यमुना का ये ऊपरी मैदान हुआ। गंगा यमुना का मध्य मैदान क्या हुआ, ये मध्य मैदान हुआ। फिर इसका गंगा यमुना का पूर्वी मैदान, ये देख रहे हैं, ये पूर्वी मैदान हुआ गंगा यमुना का। फिर इसके बाद ऊपरी मैदान का विस्तार जो है 500 किलोमीटर लंबा है। क्या ऊपरी जो गंगा का मैदान है वो 500 किलोमीटर लंबी है और 80 किलोमीटर जो है वो चौड़ी है। जो ऊपरी मैदान का विस्तार है गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान का विस्तार है वो 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी है। और मैदान का निर्माण जो हुआ है, गंगा यमुना मैदान का जो निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जिसको काप मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। क्या गंगा यमुना का जो निर्माण हुआ है मैदानी क्षेत्र का, वो काप जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। और गंगा यमुना की जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से 300 मीटर है। गंगा यमुना का विस्तृत जो मैदान क्षेत्र है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से 300 किलोमीटर है। और इस मैदानी प्रदेश का निर्माण, मतलब गंगा यमुना के जो विस्तृत मैदानी क्षेत्र है, इसका निर्माण जो हुआ है अभिनूतन एवं अति नूतन युग में। क्या है? अभिनूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है, जमाव से हुआ है। जो अवसाद आकर वहाँ पर जम गए हैं, यही गंगा यमुना का निर्माण हुआ है। इसका ढाल क्या है? गंगा यमुना का जो ढाल है पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमांचल है, मतलब ये पश्चिम वाला पार्ट, ये पश्चिमांचल इसको पूरा बोला जाएगा। पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर और तथा पूर्वांचल में, पूर्वांचल वाला ये पार्ट, ये वाला पूरा बेंच है। पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिमोत्तर में, पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर इसका विस्तार है। फिर इसके बाद अब आते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र में आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल, जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र है, इसका कुल क्षेत्रफल जो होता है 45,200 वर्ग किलोमीटर में है। दक्षिण का पठारी प्रदेश का जो क्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल इसका क्या है? 45,200 वर्ग किलोमीटर में है। और जो ये पठारी प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो दक्कन जो पठार है उसके प्रसारण से इसका निर्माण हुआ है, दक्षिण का पठारी प्रदेश। क्योंकि जब प्रसरण हुआ तो उस समय इसका निर्माण हुआ। इसकी उत्तरी सीमा जो होती, दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है, इसकी उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित होती है। क्या? उत्तरी सीमा जो है, ये उत्तरी सीमा यमुना और गंगा द्वारा निर्धारित होता है। दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है गंगा यमुना हुआ। फिर इसके बाद पूर्व में केन नदी, पूर्व में जो केन नदी है इसकी सीमा निर्धारित करती है, केन नदी। फिर इसके बाद पश्चिम में बेतवा नदी और तथा पाहुज नदी। ये पाहुज नदी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, पाहुज, क्योंकि पश्चिम में जो सीमा का निर्धारण करती है, बेतवा भी करती है और पाहुज भी नदी द्वारा सीमा का निर्धारण होता है दक्षिण का पठारी प्रदेश का, ये आप जानते रहिए। और सामान्य ऊंचाई कितनी है दक्षिण का पठारी प्रदेश की? सामान्य ऊंचाई 300 मीटर, अधिकतम जो है 450 मीटर होता है। कहीं कहीं स्थानों पर 450 मीटर ऊंचाई हो जाती है, जो कि सामान्य ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं स्थानों पर 450 मीटर हो जाता है। बुंदेलखंड का निर्माण जो है, जो बुंदेलखंड है उसका निर्माण
किससे हुआ है? बुंदेलखंड का निर्माण प्राचीनतम नीस चट्टानों द्वारा, जो नीस चट्टानें थे प्राचीनतम पहले प्राचीन काल में नीस चट्टानों द्वारा तथा नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। फिर इसके बाद बुंदेलखंड के जो पश्चिमी भाग में, जो बुंदेलखंड है इसके पश्चिमी भाग में काली मिट्टी रेगुर का विस्तार है। ये देख रहे हैं बुंदेलखंड का एरिया, इसका जो यही पश्चिमी भाग जो है सब काली मृदा से इसका निर्माण हुआ। रेगुर जिसको नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड में एक घास पाया जाता है जिसको चलास नाम से जाना जाता है, जो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा घास? चलास घास जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, जो अधिक मात्रा में वहाँ पर होता है। और बघेलखंड क्षेत्र में जो कि शंक्वाकार टीले अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बघेलखंड यहाँ पड़ता है ऊपर, बुंदेलखंड के ऊपर आता है बघेलखंड। तो यहाँ पर शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। और इनकी जो है बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है, ये आप जानते रहिए, इसको मैंने इसीलिए यहाँ लिख दिया है। बघेलखंड प्रमुख नदी, बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है आपकी सोन नदी आती है। फिर इसके बाद बघेलखंड के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ तो आप जान ही रहे हैं, रामगढ़ कौन थे? सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ये रामगढ़ की बात कहाँ हुआ था? शोले मूवी आप अगर देखे होंगे तो वहाँ रामगढ़ की बात हुआ था। फिर इसके बाद इसका ढाल बघेलखंड के उत्तर में है सोनपुर, दक्षिण में है रामगढ़। और इसका ढाल जो है दक्षिण का पठारी प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्या है? दक्षिण से, इसका जो ढाल है बघेलखंड का दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण का पठारी प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। और दक्षिण का पठारी प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, यहाँ पर प्रमुख नदियां कौन कौन सी यहीं पर जाती हैं? चंबल हुआ, बेतवा केन, सोन, टोंस नदी, ये सब क्या हुआ आपका? ये दक्षिण पठारी प्रदेश का ये प्रमुख नदी है। चंबल हुआ, बेतवा हुआ, केन हुआ, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये सब क्या हैं? प्रमुख नदियां हैं। और ये दक्षिण का मतलब इस एरिए का प्रमुख फसल कौन सा है? पठारी प्रदेश के, दक्षिण के पठारी प्रदेश का प्रमुख फसल क्या क्या है? जैसे ज्वार हुआ, तिलहन हुआ, चना हुआ, गेहूँ हुआ, ज्वार, तिलहन, चना, गेहूँ। और यहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होता है। ये जो पठारी एरिया है दक्षिण का, यहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। इसीलिए वर्षा कम मात्रा होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ, वृक्ष जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसीलिए जब यहाँ बारिश कम होगी तो ये वनस्पतियाँ छोटी बहुत होंगी। जब पूरा पानी जल इनको नहीं मिल पाएगा, छोटी होंगी। तो ये आपका भौतिक विभाजन ये पार्ट 2 था। वैसे तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे जो आप एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं। हमने इसको पूरा एक्सप्लेन करके कई किताबों से मिलकर पढ़ाया है। 2-3 किताबों से मिलकर इसको आपको हमने ये बताया है। और ये ज़्यादातर है, किसी भी एग्ज़ाम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बैच जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए है। जूनियर असिस्टेंट, वैसे ये हम इसमें पूरा कंटेंट दे रहे हैं। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि हम थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, पूरा कंटेंट दे रहे हैं। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।